वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई वर्षा वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। तो कैसे हैं आप लोग, कैसे आपकी तैयारी चल रही है? एक बार आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग को मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है और जो स्क्रीन पर है इज इट क्लियरली विजिबल टू यू? तो स्टूडेंट्स, आज हम FSSAI के लिए जो फूड साइंस की आपकी जो क्लासेस चल रही है, जिसमें आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आई एम सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा न्यू सेटअप और न्यू आप लोग के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, इस वजह से क्लास थोड़ा सा डिले हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई वॉज अवेलेबल देयर, बट कुछ अभी टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ हम लोग सेटअप कर रहे थे। आप लोग को आज विजुअलाइज भी कुछ डिफरेंट हो रहा होगा। देयर इज अ डिफरेंट स्क्रीन एंड देयर विल बी अ डिफरेंट क्लास टुडे। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जाम्स जो कुछ लास्ट ईयर्स में आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस ने, इवन दो कुछ FSSAI ने जो एग्जाम कंडक्ट की जिसमें जो भी फूड साइंस के क्वेश्चंस आए हैं उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम ये सेशन यहाँ पर प्रिपेयर ऑर्गेनाइज किया है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ अभी तक यहाँ पर जुड़ चुके हैं, एक बार आप लोग मुझे ये बता दो कि आप लोग को मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है और जो स्क्रीन पर है वो भी क्लियरली विजिबल है। यस, वेरी गुड मॉर्निंग शिवम, निधि, लक्ष्मी, रश्मि, फरहान, अमीशा, पंकज, अजीत, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हाँ, लेट मैं लेट नहीं करती हूँ, मैं यहाँ अवेलेबल आ जाती हूँ टाइम पर। 9 बजने में जब 5-10 मिनट होते हैं मैं यहाँ आ जाती हूँ। फिर ये थोड़ा सा मॉर्निंग में ना क्लासेस सिस्टम्स को ऑन करना, सेट करना, थोड़ा सा इसमें कभी कभी डिले और फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाना, तो इस वजह से थोड़ा सा इश्यूज़ हो रहे हैं। अदरवाइज आफ्टरनून और इवनिंग की क्लासेस आप लोग देखें, वो क्लासेस बहुत स्मूथली चलती है, मक्खन के माफिक। चलिए, जो भी स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ ऐसा दिक्कत आता है लाइव बैचेस में, इसलिए दिक्कत इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पूरा टेक्निकल सेटअप करना होता है, वहाँ आप अकेले सब चीज़ों को मैनेज करके क्लासेस करते हो। तो आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और जो नए बच्चे आज यहाँ इस क्लास में जुड़ रहे हैं, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली प्रोवाइड होता रहे। एंड साथ में ही जो बच्चे यहाँ क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करते हैं, डू लाइक द सेशंस। जो ये सेशंस आप लोग के हो रहे हैं, इन सभी को लाइक करते रहा करो। जैसे क्लास में एंटर करते हो लाइक भी कर दिया करो साथ साथ में। ठीक, क्लियरली विजिबल है ना? क्लियरली विजिबल ही होना चाहिए, ठीक है? कुछ नया है, डिफरेंट है, बट क्लियरली विजिबल होना चाहिए, दिस इज मस्ट। तो स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए कंप्लीट लाइव बैच टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, वेयर आई विल डील आपका फूड साइंस वाला कंप्लीट सेशन। तो जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, यू कैन ज्वाइन द बैच। आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको अडर 24/7 की ऐप को विजिट करना है एंड कूपन कोड लगाना है Y344। जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे व्यू ऑफर्स में जाके, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द प्राइस गिवन देयर। ठीक है, जो प्राइस वहाँ पर गिवन है उस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, व्हाट आई विल डील इन दैट पर्टिकुलर बैच, और मैं यहाँ क्या आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। I will teach you food science subject which will cover 40 questions in the exam। और ये जो 40 questions है, 1 question will be of 4 marks। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो ये पूरा सेक्शन जो है आपका 160 मार्क्स कवर करने वाला है। तो आप लोग अगर सीरियस एस्पिरेंट्स एंड यू वांट सिलेक्शन इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम, तो आप ये बैच ज्वाइन करें और तैयारी को, सिलेक्शन को अपना स्ट्रॉन्गली मतलब सुनिश्चित करें कि हाँ सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि आप लोग के लिए पूरा इस पे वर्क चल रहा है अभी। एक्चुअली इस पे अभी काफ़ी वर्क चल रहा है, क्लासेस हो रही हैं। तो थोड़ा सा कभी हेल्थ इशू हो जाए, क्योंकि एक बार ही आपको ई बुक्स के लिए कंटेंट प्रोवाइड करना है, उसको पूरा रिफाइंड करना है, उसके बाद तो सब चीज़ें बहुत ही स्मूथली चलने वाली है। 1 नवंबर से क्लासेस का शेड्यूल प्लान हो चुका है, स्टडी प्लान भी बहुत जल्दी आपको विजिबल हो जाएगा। एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी कंप्लीट लाइव बैच 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन विजिट द अडर 247 ऐप और वेब स्टोर को विजिट करेंगे और ये पर्टिकुलर को सर्च बार में सर्च करके व्यू ऑफर्स में जाकर Y344 कूपन कोड लगाएंगे। इसको याद रखो, Y344 ही अप्लाई करना है टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द कंप्लीट लाइव बैच। ओके, और आप लोगों की ही डिमांड्स पर, यू पीपल वर आस्किंग अबाउट द ई बुक्स। आप लोग ई बुक्स के बारे में काफ़ी समय से बोल रहे थे। हाँ, पेड क्लासेस की, बिल्कुल विशाल पेड क्लासेस की जो आप लोग के पास रिकॉर्डिंग्स होती है वो रहती है। ठीक है, उसको आप जो यहाँ पर मेंशन होगा 6 मंथ या फिर 1 ईयर, जो भी। अभी देखो दिवाली भी आएगी तो कुछ वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी वाला सीन भी हो जाएगा, तो आपके जो ऑफर्स हैं, आपके जो कोर्सेज हैं, उनकी वैलिडिटी पर भी फर्क पड़ेगा। तो इफ़ यू बाय द बैचेस, ठीक है, तो 6 मंथ तक आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस को बार बार जैसे भी आप चाहोगे रिवाइज कर सकते हैं।
बच्चे कितने का है NRA CET एग्जाम बैच कितने का है? देखो जितने का भी बैच वहाँ पर मेंशन है, एक बात ध्यान रखो, इफ़ यू अप्लाई द कूपन कोड Y344 मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वो मैं अभी आपको बता दूंगी कितने का वो बैच है, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको वो अवेलेबल होगा। और अगर आप ऐप को इंस्टॉल करके तब बैच को परचेज करते हो ना तो आपको 1-2% डिस्काउंट और मिल जाता है। तो 78% डिस्काउंट के साथ आप इसको अवेल करते हो नॉर्मल डिस्काउंट ऑफर से, अगर ये कूपन कोड आप लगाते हो। और ई बुक्स जो हैं वो अपडेट होने लग गई हैं। यू पीपल वर आस्किंग कि मैम ई बुक्स के बारे में बताओ बताओ बताओ, तो ई बुक्स अपडेट होने लग गई हैं। अब आपकी ये वाली ई बुक्स भी अवेलेबल हो चुके हैं। इसका स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, इसका स्टडी मटेरियल मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगी फूड साइंस का। तो डोंट बी वरी अबाउट दैट। अगर आपने अपनी ईजीनेस के लिए ई बुक्स को लेना है तो ई बुक्स में भी वही स्टडी मटेरियल होगा। देखो ई बुक्स में क्या होगा, आप लोगों के पास कुछ कंसाइज्ड ही क्वेश्चंस फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल होगा और कुछ थियरी सेक्शंस, लेकिन वो रिफाइंड थियरी सेक्शंस होंगे। एंड लाइव बेसिस में आपको एक्सप्लेनेशन भी तो मिलेगा ना, साथ में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होगा, डाउट क्लियरेंस होगा। तो ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है, ठीक है। ऑन द आपके चॉइस पर डिपेंड करता है, आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है कि इसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक जो आप अवेल करना चाहेंगे, जो आपको FSSI CFSO और टेक्निकल ऑफिसर की 321 रुपीज़ में मिल जाएगी। Y344 कूपन कोड लगाकर ये 229 में, और ये भी आपको 321 में अवेलेबल हो जाएगी। तो जो आपकी क्वेरीज़ हैं, हमेशा से जो आपकी क्वेरीज़ रही हैं, ठीक है, हमेशा से जो आपकी क्वेरीज़ रही हैं, एक बार मैंने वो सारी क्वेरीज़ आप लोग के लिए क्लियर कर दी हैं। और जो सारी क्वेरीज है एक बार क्लास में, अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। लास्ट के 5-10 मिनट्स आई विल क्लियर ऑल योर क्वेरीज, डोंट बी वरी अबाउट दैट। पूरा सेशन अटेंड करो, आखिरी के 5-10 मिनट में सारी क्वेरीज को रेज करो और उन सभी क्वेरीज को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ओके बच्चे, ये रहा आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन किधर गया। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज के क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मैंने यहाँ पर मेंशन की है और सब डिटेल के साथ साथ आपके सभी डाउट्स को भी यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। तो वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी से मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ आप लोगों से पूछे, एक सेकेंड रुको भाई, मुझे ना थोड़ा आप लोगों के कमेंट्स प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहे हैं। लेट मी वॉच दिस। CBT पेपर 2, हाँ CBT पेपर 2 भी है। अब एक बार जो बच्चे यहाँ पर मेरे साथ कनेक्टेड हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में RO, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी। निशांत गुप्ता, विशेष, जल्दी से पहले आप मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड कर दें। ओके, जो भी आपके डाउट है, क्वेरीज है, वो भी टाइमली सारे की सारे डाउट और क्वेरीज को भी क्लियर किया जाएगा। एक बार क्वेश्चंस के आंसर आप लोग बताते रहो। लास्ट के 10 मिनट्स में इस चीज़ को कवर करेंगे। ओके, चलो भाई। और जितने बच्चे मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं आप लोग सभी, हाँ असिस्टेंट वाली चाहिए मैडम, तो असिस्टेंट वाली को परचेज कर लो, असिस्टेंट वाला कोर्स ले लो, असिस्टेंट वाली ई बुक ले लो, जो भी आपको लेनी है। यहाँ से ई बुक्स अवेलेबल हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं। जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो, ठीक है। ऐसा मतलब किसी के बहकावे में आके कोई चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप एलिजिबल हो उसी पे ही जाना, उसी के लिए ही प्रिपेयर करना बेस्ट तरीके से। ये क्वेश्चन देखो कि एंजाइम्स दैट कैटेलाइज द सेम रिएक्शन विद डिफरेंट काइनेटिक प्रॉपर्टीज आर नोन एज। enzymes that catalyze the same reactions with different kinetic properties, यानी कि पहले वो किसी एक्टिविटी को, किसी रिएक्शन को दूसरे तरीके से कैटेलाइज कर रहा था उसके रेट को फास्ट करने के लिए, और अब अगर वो किसी दूसरे मेथड और दूसरे तरीके से कैटेलाइज करता है, ये किस वजह से करता है, उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं बताइए जल्दी से। उस एंजाइम को हम आइसोजाइम्स कहते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहते हैं, होलो एंजाइम्स कहते हैं, या फिर को एंजाइम्स कहते हैं। देखो क्वेश्चन में पूछा है सेम रिएक्शंस, एंजाइम्स दैट कैटेलाइज द सेम रिएक्शन को ही एंजाइम कैटेलाइज कर रहे हैं विद डिफरेंट काइनेटिक प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है A+B को कन्वर्ट, A+B में रिएक्शन हो रही है और का प्रोडक्ट मिल रहा है C+D। पहले इस रिएक्शन को देखो, एंजाइम दैट कैटेलाइज द सेम रिएक्शंस। अब जो एंजाइम दूसरे भी कोई एंजाइम है लेकिन वो भी इसी पहले इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा था एंजाइम
पहले इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा था एंजाइम 1। अब इसी सेम रिएक्शन को कोई दूसरा एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है जिसको आप नाम दे रहे हो एंजाइम 2। मैं जो बताना चाह रही हूँ, जो स्टेटमेंट का मतलब है वो समझना बेटा। अब ये एंजाइम जब एंजाइम 1 इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा था तो ये डिफरेंट अमीनो एसिड से बना हुआ है, लेकिन रिएक्शन सेम है, ठीक है, रिएक्शन सेम है। और जब डिफरेंट अमीनो एसिड से बना होगा तो डिफरेंट प्रकार की काइनेटिक प्रॉपर्टीज वो शो करेगा। तो ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स के बारे में वी आर आस्किंग अबाउट, वी आर नॉट आस्किंग अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। तो इस प्रकार के एंजाइम्स को आइसोजाइम्स कहा जाता है। आइसो मतलब सेम तरह की रिएक्शंस को कैरी करने वाले एंजाइम्स आपके आइसोजाइम्स कहलाते हैं। इज दैट थिंग इज क्लियर टू यू? ये वो एंजाइम्स होते हैं जो सेम ही रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं अपनी अपनी अलग अलग काइनेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर। अब ये टाइप्स ऑफ एंजाइम्स यहाँ पर आप लोग एक बार देख लेंगे कितने टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं जो इस क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस में मेंशन्स हैं, जिनको यहाँ पर अभी डिस्कस किया जाएगा। बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बी लगाएंगे। अब आगे अगला पॉइंट आप देखेंगे कि मैम एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं, होलो एंजाइम क्या होते हैं, और को एंजाइम्स हम किनको बोलते हैं। अब इनकी डेफिनेशंस को मैं यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर मैं आपको इनकी डेफिनेशन शो करूंगी कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो अपने कन्फर्मेशनल, ये वो एंजाइम्स होते हैं, देखो लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, एलोस्टेरिक एंजाइम्स वो होते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, एलोस्टेरिक एंजाइम्स वो होते हैं जो डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स, अपना जो अपीयरेंस है और जो कन्फर्मेशनल, जो जहाँ पर कोई पर्टिकुलर यहाँ पर आपका एजेंट ऐड होने वाला है, आने वाला है, ताकि रिएक्शन को सुटेबली तरीके से करा सके। दिस इज द एंजाइम, ये वो एंजाइम है, ठीक है, और ये वो कंपाउंड है या फिर ये वो सब्सटेंस है जो इसके ऊपर अटैच करता है, जिसको ये मॉडिफाई करता है रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। तो ये जो एंजाइम है किस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए जब अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है, यानी कि यहाँ पर ही कोई सब्सटेंस आकर ऐड हो जाए, सेम एंजाइम पहले इस फॉर्म में था, अब उसने अपनी फॉर्म को इस प्रकार से चेंज कर लिया, ऐसे एंजाइम को एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहते हैं। डी इज नॉट द राइट आंसर। जो बच्चे नदीम डी आप आंसर लगा रहे हो, बेटा ध्यान से देखो क्या यहाँ पर आप लोग को मैं बता रही हूँ। अब देखो नेक्स्ट आप लोग के लिए, अब इनकी डेफिनेशंस देखेंगे आप लोग, तब आपको डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी। अब हम इनकी डेफिनेशंस देखने वाले हैं। लुक एट द डेफिनेशंस वंस। ये बोर्ड अपनी मर्जी से चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चल रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, कभी कभी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देखो क्योंकि आप टेक्निकलिटीज़ में आप कोई रोल प्ले नहीं कर सकते हो, सिस्टम की मर्जी जैसे वो चलना चाहे। चलो देखो, एलोस्टेरिक एंजाइम्स की जब आप बात करते हैं, आर एंजाइम्स, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो अपनी कन्फर्मेशनल एजेंबलेंस को चेंज कर लेते हैं अपॉन बाइंडिंग ऑफ एन इफेक्टर, इफेक्टर के बाइंडिंग के अकॉर्डिंगली। जो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है, यानी कि जो इसके साथ एक टारगेट पोजीशन पर ऐड होने वाला है, अगर ये टारगेट पोजीशन पर यहाँ ऐड होने की बजाय इसने अपनी शेप को, इसने अपने साइज को चेंज कर लिया, ये एंजाइम पर यहाँ ऐड होने की बजाय किसी और पॉइंट पर ऐड हो रहा है या फिर कोई इसी के प्रॉपर्टी जैसा यहाँ से आ जाएगा, तो ऐसे एंजाइम्स को एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहते हैं, जो रिजल्ट्स इन एपरेंट चेंज इन बाइंडिंग एफिनिटी एट डिफरेंट लिगेंड बाइंडिंग साइट। तो पहले इसकी बाइंडिंग साइट यहाँ पर थी, ठीक है, पहले इस एंजाइम की बाइंडिंग साइट यहाँ पर थी पर्टिकुलर रिएक्टर से, इफेक्टर से इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए स्मूथली। अब इसने बाइंडिंग साइट को यहाँ पर फॉर्म कर लिया ताकि रिएक्शन को स्मूथली कैरी आउट कर सके। तो ऐसे प्रकार के एंजाइम्स को एलोस्टेरिक एंजाइम्स हम कहते हैं। नाउ मूविंग टू द होलो एंजाइम। होलो वर्ड का मतलब समझेंगे बेटा, अब सारी चीजें समझ हो जाएगी। ए बायोकेमिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंजाइम विद अ को एंजाइम। जब कोई एंजाइम जो किसी रिएक्शन को कैरी आउट करे, एंजाइम से मतलब समझ रहे हो आप लोग, एंजाइम से मतलब समझ रहे हो, एंजाइम होते हैं बायोकैटलिस्ट। मुझे यही सबसे पहले समझाना चाहिए था, चलो अभी समझा देती हूँ। एंजाइम होते हैं बायोकैटलिस्ट, यानी कि ये वो प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ये वो बायोलॉजिकली, एक तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, फर्स्ट थिंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, लिविंग प्रोसेसेस में इस्तेमाल होने वाले ये वो प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है,
ठीक है, जिस रेट पर कोई रिएक्शन अकर करी थी उसको इन्हेंस करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इन्हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन, और ये प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं। जब आप होलो एंजाइम की बात करते हो, होलो एंजाइम में क्या होता है, जब एक बायोकेमिकली एक्टिव कंपाउंड तब फॉर्म होगा, यानी कि एक रिएक्शन में, एक आपकी लिविंग रिएक्शन में जो केमिकल चेंजेस होने वाले हैं उनको कैरी आउट करने के लिए जब एक एंजाइम जो है पहले एक को एंजाइम के साथ बाइंड करता है और जब वो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। देखो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे, एक स्ट्रक्चर ऐसा है, अब इसी के साथ ये इस तरह से बाइंड हो गया है, अब ये बना है होलो एंजाइम। ठीक है, अब ये बन गया है होलो एंजाइम। जब दो स्ट्रक्चर्स एक साथ मिलके जब एक एक्टिविटी को कैरी आउट करे, तो ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन इज एंजाइम, और ये जो सी शेप इन्वर्टेड सी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन इज को एंजाइम, जो दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे इस रिएक्शन को स्मूथली कैरी आउट करने के लिए। और वहीं पर जब आप को एंजाइम्स की बात करते हो, व्हाट आर को एंजाइम्स? को एंजाइम्स क्या होते हैं भाई, ध्यान से देखो, को एंजाइम्स क्या होते हैं। हर वही जो जनार्दन, देखो एक चीज सुनो, शाम को मैं आप लोग को शाम की जो क्लास हो रही है उसमें मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक करा रही हूँ, और जो आपके लाइव बैचेस होंगे उनमें सिस्टमेटिकली सिलेबस वाइज चीजें चलने वाली है। पहले आप क्वेश्चन मेंशन करो और क्वेश्चन के नीचे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये वाला आइसोएंजाइम के अलावा अगर कोई और डेफिनेशन रिलेटेड पॉइंट भी आता तो आप उसको मेंशन कर देते, आप उसको क्लियरली करके आ जाते। एक क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस के साथ खेलना सीख जाओ, तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको एलिमिनेट करना भी तो आना चाहिए। तो कोएंजाइम्स की बात करें तो ये ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होती हैं जो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करती है। देखो बताया एंजाइम आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एंजाइम के साथ बाइंड कर लिया है कोएंजाइम ने, जो कि एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम टू फॉर्म द एक्टिव एंजाइम। तो को एंजाइम ऐसे करके बना है, ठीक है, को एंजाइम ऐसे करके बना जब एक एंजाइम ने बाइंड कर लिया दूसरे एंजाइम के साथ। अब यहाँ एपो एंजाइम की भी डेफिनेशन बेटा आप लोग देख लो। एपो एंजाइम क्या होता है, एक प्रोटीन होता है दैट फॉर्म्स एन एक्टिव एंजाइम सिस्टम बाय कॉम्बिनेशन विद अ को एंजाइम एंड डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस सिस्टम फॉर अ सब्सटेंस। तो ये तीनों डेफिनेशंस, ये सभी डेफिनेशंस जो यहाँ पर मेंशन है, इनका एग्जैक्ट मतलब आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के पास स्क्रीन पर। अब इस क्वेश्चन में जो आप लोगों से पूछा उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो चीज आप लोगों से पूछी है, मैं एकदम बढ़िया हूँ, हाउ यू ऑल आर पीपल। देखिए हाँ जनार्दन दीक्षित, ये वो चीजें हैं एग्जैक्टली इसका काम होता है किसी भी रिएक्शन के रेट को एनहेंस करना, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करने का इसका कार्य होता है। मैं एकदम बढ़िया हूँ, हाउ यू ऑल आर, आप लोग कैसे हैं, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर देंगे। देखो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है और आज आप लोगों ने ही बोला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराओ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मिसलेनियस ही होंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मिसलेनियस ही होंगे, एक टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस थोड़ी ना होंगे प्रीवियस ईयर में। अब देखोगे द इंटीग्रेटर बिटवीन यूरिया एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपसे पूछना था पर मैंने ही बता दिया। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करते हैं, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में और यूरिया में एक आपका इंटीग्रेटर है, यानी कि एक कॉमन सब्सटेंस है, यानी कि दोनों ही कंपाउंड्स के अंदर वो फाउंड होता है। कॉमन एक कंपाउंड है जो दोनों ही आपका स्ट्रक्चर्स के अंदर फाउंड होता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और यूरिया साइकिल की जब आप बात करते हैं जिससे आपको यूरिया मिलता है, यूरिया का फॉर्मूला ये हो जाता है, यूरिया का फॉर्मूला ये हो जाता है। तो जब ये दोनों रिएक्शंस कैरी आउट होते, जब ये दोनों साइकिल्स कैरी आउट होती है, यूरिया फॉर्म होने से पहले बहुत सारे अमीनो एसिड्स फॉर्म होते हैं, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो वो ज़्यादा ही डिटेल में हो जाएगा और इतना इस एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू नो इज़ कि इन दोनों रिएक्शन साइकिल्स में इन चारों ऑप्शन में से ऐसा एक कंपाउंड है, एक ऐसा एसिड है या फिर एक ऐसा शुगर मॉलिक्यूल है जो सभी के अंदर प्रेजेंट है, दोनों के अंदर कॉमनली प्रेजेंट है। तो वो कौन सा है, सिट्रेट है, मैलेट है, पायरुवेट है या फिर फ्यूमरेट है। व्हाट विल बी द आंसर? वेरी गुड रहबर अब्बास, संकेत, रश्मि, यू पीपल आर गिविंग द राइट आंसर। और
मोहम्मद जाहिर खान, गलत आंसर आप कर रहे हैं। देखो भाई ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। पहले यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ये आपका यूरिया होता है और ये आपका, अब इन दोनों देखो यूरिया साइकिल से क्या होता है, एट द एंड आपको यूरिया फॉर्मेशन प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। यूरिया की जो फॉर्मेशन की पूरी साइकिल, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कैरी आउट होती है, जिससे जो नाइट्रोजन फॉर्म में जो आपका वेस्ट मटेरियल है, जो आप लिक्विड वेस्ट मटेरियल आप बॉडी से बाहर निकालते हो, वो यूरिया फॉर्म में ही तो आप लोग बाहर निकालते हो, ठीक है। और ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, तो ये क्या करता है, एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है आपके बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर एक बार पहले आप डेफिनेशन देख लो। देखो ये है आपका, ये देख लो, ये स्ट्रक्चर आपका यूरिया का है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूमरेट। ये आपका फ्यूमरेट का स्ट्रक्चर है। देखो ये जो कंपाउंड यहाँ पर आप लोग को शो हो रहा है, ऐसे होता है फ्यूमरेट। तो यहाँ क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था कि इंटीग्रेटर यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज है, इन बिटवीन फाउंड होने वाली दोनों ही साइकिल में स्टेज आपकी ये स्टेज होते हैं, फ्यूमरेट स्टेज। अब ये सिट्रिक एसिड साइकिल बोल लो या फिर इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोल लो या फिर इसको क्रेब्स साइकिल बोल लो, ये एक सीरीज है केमिकल रिएक्शंस की to release stored energy through the oxidation of acetyl coenzyme A derived from carbohydrates, फैट्स और प्रोटीन्स। तो जिस तरह से ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं और आपको एंड प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम का, कहाँ से, जिसको ड्राइव किया गया था कार्बोक्सिलिक एसिड से, फैट से, प्रोटीन से। सिमिलर वे में यूरिया साइकिल इज ऑल्सो अ साइकिल जो हमारी बॉडी के अंदर ये साइकिल जो है रन करती है, जिसके बाद यूरिया का फॉर्मेशन होता है, जिसको एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट आप अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हो। तो ये कंपाउंड जो यहाँ पर मेंशन है, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री वाले सेक्शन में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं जब आपकी थियोरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो भाई यहाँ पर जस्ट आपको ब्रीफिंग हो रही है तो कि किस तरह से तैयारी करनी होती है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये देखिए ये तीन स्ट्रक्चर्स, क्या आपको कोई रिजेंबलेंस है इन तीनों स्ट्रक्चर्स की? डू यू नो अबाउट द थ्री स्ट्रक्चर्स मेंशन हेयर? जो यहाँ तीन स्ट्रक्चर्स मेंशन है आप लोग के सामने, स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी एंड स्ट्रक्चर सी। प्लीज आप लोग मुझे बताओ ये कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, बताओ जल्दी से। इतना हिंट दे देती हूँ कि पीछे जो क्वेश्चन था, अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इनमें से एक सिट्रेट है, चलो मैं लिख देती हूँ, इनमें से एक सिट्रेट है, इनमें से एक मेल्टेट है और इनमें से एक आपका पायरुवेट है। अब बताओ जल्दी से ए बी सी का नाम क्या है? इतना केमिस्ट्री तो आप लोगों ने बैचलर डिग्री में पढ़ा होगा, जो हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए। हाँ N2 बिल्कुल सही, अजीत कुमार यादव ओके है। थियोरी क्लासेस थियोरी क्लासेस मेजरली आपके कंप्लीट लाइव बैचेस में होगी, ज़्यादातर जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन को ध्यान में रखते होगी। जो शाम को मैं एक छोटा सा थियोरी सेशन इसलिए ले रही हूँ और टर्मिनोलॉजीज कराऊंगी। आज थियोरी है, कल से उसमें मैं आपको टर्म्स कराने वाली हूँ, टर्मिनोलॉजीज होंगी अलग अलग। जैसे कि आज मैंने एंजाइम्स की टर्मिनोलॉजीज क्वेश्चन के साथ इंक्लूड कर ली ना, तो ऐसे ही कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं शाम को सेशन में लेकर आप लोग के आने वाली हूँ, डेली 4 बजे, या फिर मतलब ऐसे ही डेली 15-20 मिनट्स का सेशन लेकर आ जाऊँगी, जिससे आपकी कुछ टर्म्स है वो भी क्लियर आउट होते रहे साथ साथ में। ओके, तो बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग देने वाले हैं कि ये आपका इनमें से कौन सा आपका सिट्रेट है, कौन सा मेलेट है और कौन सा पायरुवेट है? बताइए जल्दी से बताओ भाई ए बी सी का आंसर। सी तो क्लियर हो गया कि सी पायरुवेट है, और बताइए ध्यान से। हाँ ओके, अजीत कुमार यादव ध्यान दे रही हूँ, पूछो। यूरिया फॉर्मूला सही है, यूरिया फॉर्मूला सही है, NH2CONH2 यही तो फॉर्मूला है यूरिया का। क्या था यहाँ पर? हाँ यही तो है, ये सी है बच्चे, यहाँ पर ये सी लिखा हुआ है। ऐसे आप जब चेन बनाते हो तो वो सी, उसका मतलब सी होता है, NH2C डबल बॉन्ड O। जब आप इस फॉर्म में मेंशन करते हो ना, लाइन डायग्राम के फॉर्म में मेंशन करते हो, तो यही होता है। अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये चीज़ ये थी, आई एम सॉरी, यहाँ पर ये था फॉर्मूला, ये सेम ही फॉर्मूला था, मेरे को याद था, बट लिखते वक्त थोड़ा सा गलत हो गया। भावनाएं समझ लिया करो कभी कभी मेरी। अब इन तीनों में से कौन सा है बताइए, कौन सा क्या है? यस ए सिट्रेट, वेरी गुड अब्बास, ए इज सिट्रेट, ठीक है। ए आपका सिट्रेट है भाई, ए आपका सिट्रेट है देखो, और बी आपका मेलेट है एंड सी आपका पायरुवेट है। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ये स्ट्रक्चर्स एक बार थोड़ा सा इसलिए देखने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे करके क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर्स भी बने होते हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स। एंड
यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। सबसे ईजिली आइडेंटिफाइड सिट्रेट का स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि इसकी फॉर्मेशन है उससे सबसे ईजिली इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दिस वन इज मैलेट, जो आपका मैलिक एसिड का कंपोजिशन है, एंड दिस वन इज पायरुवेट। इसको आइडेंटिफाई करना तो चुटकियों का काम है। वाई? क्योंकि इसमें आपके 3 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3, और ये तो हम हमेशा आपका जो मेटाबॉलिक जो साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल होती है, जैसे आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोज का 3 कार्बन कंपाउंड्स में पहले ब्रेक डाउन होता है, तो वहाँ पे जो 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है, द 3 कार्बन कंपाउंड जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है आपका एनर्जी फॉर्मेशन का, एनर्जी सिंथेसिस का, दिस इज पायरुवेट। तो ये सबसे इजी स्टेज है और सबसे इजी पॉइंट है टू लर्न। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आएगा इजिली आप लोगों को। देखो भाई ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर समझो कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ कैनिंग। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा है कि कैनिंग के साथ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ये पूछना चाहता है कि हम कैनिंग की प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, हम किसी फूड प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए उसको हाई हीट टेम्परेचर्स प्रोवाइड करते हैं फर्स्टली, देन उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हम उसको हीट कंडीशंस दे दिया, उसके बाद उसको वैक्यूम क्रिएट करके उस पर हमने लिड लगा दिया ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर ना रह जाए। तो कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स को या फिर जिनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है उनको डैमेज कर सकते हैं, उनको कंटामिनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम कैनिंग प्रोसेस के ऊपर लाई करते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए कैनिंग प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है। नाउ द पॉइंट इज क्लियर टू यू। कैनिंग प्रोसेस को कैरी आउट करने वाला, करवाने वाला वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी ग्रोथ को आप इनहिबिट कर सकते हो? जल्दी। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, और आपका सैल्मोनेला टाइफी, या फिर आपका ई कोलाई। व्हाट विल बी द आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन? यस, ड्यू टू एनएरोबिक कंडीशंस। एनएरोबिक कंडीशंस की वजह से क्या लिखना चाह रहे हैं आप? पूरा लाइन बताइए मुझे। हाँ, विशेष कुमार, यूट्यूब पर क्लास है आपकी और आई एम रिप्लाइंग योर क्वेश्चंस। आई एम जैसे मुझे आप लोग के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। ये क्लास किस वक्त होती है? ये क्लास सुबह 9 बजे होती है। ये क्लास सुबह 9 बजे यहाँ रेगुलर बेसिस पर हो रही है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं कि क्लोस्ट्रीडियम। अब क्लोस्ट्रीडियम की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए कैनिंग प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम क्या करता है? ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, दिस इज अ बैक्टीरिया। ये तीन, वैसे तो एक चीज नोट कर लो, ये चारों के चारों बैक्टीरिया हैं, ऑल 4 आर बैक्टीरियाज। जो आप लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस की बात यहाँ कुछ बच्चे मेंशन कर रहे हैं, यस दिस इज अ फैकल्टेटिव ऑर्गेनिज्म। फैकल्टेटिव ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ये अपना ग्रोथ जो पैटर्न है वो चेंज कर लेते हैं, अपना ग्रोथ पैटर्न चेंज कर लेते हैं। लाइक दैट कि पहले अगर वो एरोबिकली यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर रहे थे, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो अनएरोबिकली अपना ग्रो करने लग जाएंगे, अपना जो मतलब मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने लग जाएंगे। वहीं पर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म की बात करें, दिस इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया। ये मेसोफिलिक बैक्टीरिया है। ये आपका मेसोफिलिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो जिनको मॉडरेट कंडीशंस चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए। ना ये ज़्यादा हीट टॉलरेट कर सकते हैं और ना ही ये ज़्यादा ठंडा टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। ना ये ज़्यादा हीट टॉलरेट कर सकते हैं, ना ही ये ज़्यादा ठंडा टॉलरेट कर सकते हैं। तो इनको किल करने के लिए, ताकि आपका जो फूड प्रोडक्ट्स है इनकी वजह से कंटामिनेट ना हो, हम कैनिंग की प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। सैल्मोनेला टाइफी, और ये भी आपका डिजीज कोज करता है, जो डिजीज ये कोज करता है वो लिस्टेरियन डिजीज कोज करता है। सैल्मोनेला टाइफी की बात करें तो ये आपका टाइफॉइड डिजीज कोज करता है, जो भी कंटामिनेटेड फूड में पाया जाता है। कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर से ये आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है और डिजीज कोज करता है। वेयर एज जब भी आप ई कोलाई की बात करते हैं तो ई कोलाई आपका, ठीक है, ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी फाउंड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है। फर्स्ट थिंग इसके बारे में ये याद रखें। सेकेंड थिंग इसके बारे में जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये एक
बैक्टीरिया है। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये एक बैक्टीरिया है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अबाउट कोरोना वायरस। अगर हम कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे तो कोरोना वायरस से हमने जेनेटिक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके जिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर हमने उसको इनकलकेट किया था ताकि उसके जेनेटिक मटेरियल का पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस को कैरी आउट कर सके, पीसीआर रिएक्शंस को कैरी आउट कर सके, सो दैट हम उसके रिलेटेड जो भी आपका वैक्सीन्स हैं वो डेवलप कर सके, एटीन्यूएटेड जो आपके वायरस हैं उनको डेवलप कर सके। तो हमने उसके जीन्स को जिस बैक्टीरिया के अंदर इनकलकेट किया था, दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज ई कोलाई। ओके, इज इट थिंग क्लियर? हाँ, सबसे ज्यादा फूड पॉइजनिंग, वेरी गुड। हाँ कुल यही चीज़ है। एनोबिक कंडीशंस लीड्स टू ग्रोथ ऑफ, हाँ बिल्कुल। और विजय सोनी इसके बारे में ये चीज़ आप याद रखेंगे कि ये आपका मीजोफिलिक कंडीशंस में ही सर्वाइव करता है, ठीक है, मीजोफिलिक कंडीशंस में ही सर्वाइव करता है। ज़्यादा कंडीशंस में सर्वाइव मतलब ज़्यादा हीट टॉलरेंट ये नहीं होता है, नो हीट टॉलरेंट। और ये आपका एनोबिक कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करता है, इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये हीट कंडीशंस को भी टॉलरेट नहीं कर सकता है। ओके चलो नेक्स्ट, एग्जैक्टली इसको हम एज अ वेक्टर, ठीक है, एज अ वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं अपने बायोटेक्नोलॉजीज में। ओके, होस्ट और वेक्टर नहीं बोलेंगे उसको हम एज अ वेक्टर बोल सकते हैं, एज अ होस्ट नहीं बोल सकते। इसके अंदर ही हम जीन को इनकलकेट करते हैं कोविड किसी भी वायरसेस के, ताकि उससे रिलेटेड हम एंटीजेंस और एंटीबॉडीज क्रिएट कर सके, वैक्सीन को डेवलप कर सके। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए स्क्रीन पर। है आंत में जो सूजन आ जाती है जिसको हम एंट्रिक फीवर बोलते हैं, एम मिश्रा, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी ही आपको आंत में सूजन और एंट्रिक फीवर जो जिसको हम बोलते हैं वो कोज करता है। ये बैक्टीरिया जब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को पूरी तरह से इन्फेक्ट करने लग जाता है। तो दिस इज द आंसर एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर फॉर यू ऑन द स्क्रीन। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखो ये सभी क्वेश्चंस, अब देखो एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, मैंने अलग अलग सेट से क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ आपके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खुद फिर बाद में टाइप किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोग को पता है सीबीटी जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बट वो ऐसे फॉर्मेट में नहीं मिलता, उसको अलग से टाइप करवाना पड़ता है। तो कुछ एफसीआई के क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके एफएसएससीआई के क्वेश्चंस हैं, और जो कुछ आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो इन पर्टिकुलर जैसे फूड केमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी में जो बच्चे मास्टर्स करना चाहती हैं उनके लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस को उठाया गया है। आई एम क्लियरिंग ऑल दिस टू यू गाइस। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द पैकेज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ICDS। ICDS जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हाँ देखो एक सेकेंड, हाँ मीजोफिलिक, ये एग्जैक्टली ये जो आपका नॉर्मल कंडीशन है वहाँ पर ई कोलाई यूज होता है। यस आई एम टेलिंग अबाउट द ई कोलाई ही तो इस्तेमाल होता है एज एन वेक्टर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और फिर उसको आप ह्यूमन बॉडी के अंदर एज एन होस्ट इनकलकेट, हमारी बॉडी होस्ट की तरह बिहेव करती है, और जिसके अंदर वो वायरस जो है, वेरी गुड, देखो यहाँ इस चीज़ को बना के देखते हैं, एक बार इस चीज़ को क्लियर कर लो बेटा, ये यहाँ वेरी गुड, इसको समझाना आवश्यक है काफ़ी, ठीक है। ये है आपका वायरस, ओके ये है आपका बैक्टीरिया, और ये है ह्यूमन बॉडी, दिस इज ह्यूमन बॉडी। मतलब समझने के लिए तीन अपने अलग अलग फ्रेमवर्क बता दिए हैं। तो ये एक पैथोजन है, ठीक है। अब इस पैथोजन के जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल है, उस सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल को इस बैक्टीरिया जो कि एक वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकलकेट किया जाता है, और फिर इसको पॉलीमरेज चेन, पहले तो हम क्या करते हैं, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है RNA, ओके पहले तो इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस के बाद उसको DNA में कन्वर्ट किया जाता है। ओके ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस होता है, माइक्रोबायोलॉजी में इतना इंक्लूडेड नहीं है इस एग्जाम में, बट थोड़ा सा बेसिक देख लो। अब जब इसको बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ हमने क्या कर दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स फॉर्म करा दिया है, उसके बाद यहाँ एक चीज़ आप लोग नोट करेंगे, यहाँ एक चीज़ जो आप लोग को नोट करनी है कि यहाँ पे हम इसकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस कराते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे करके जेनेटिक मटेरियल्स मिल जाए। अब इनसे क्या होगा, जब आप इनको एटीन्यूएटेड फॉर्म में यानी इनएक्टिव फॉर्म में ह्यूमन बॉडी जो कि एक होस्ट की तरह बिहेव करती है, हमारी बॉडी के अंदर इनकलकेट किया जाएगा एज इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन की फॉर्म में। वैक्सीन की फॉर्म में जब हमारी बॉडी के अंदर इनको इनकलकेट किया जाता है, तो ये वो केमिकल सब्सटेंस है जो एंटीजन की तरह बिहेव करता है,
और इस एंटीजन के रिस्पॉन्ड में हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, और ये जब एंटीबॉडीज डेवलप होती है तो कोई चीज़ हमारे बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है, तो जो बाहर से जो वायरस अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारे पास तो ऑलरेडी एंटीजेंस फॉर्म्ड हैं, तो वो इसके साथ फाइट करेंगे और आपको उस पर्टिकुलर बीमारी से बचाएंगे। ठीक है, ये पूरा बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में सारी चीज़ें, बिकॉज मेरा भी ये फेवरेट सब्जेक्ट है। जेनेटिक्स इज़ माई फेवरेट। ठीक है, जेनेटिक्स इज़ माई फेवरेट। बायोटेक्नोलॉजी तो और ज़्यादा फेवरेट, उसको बहुत डिटेल में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के कंसेप्ट समझने में और समझाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चलो ओके, इसलिए लग रहा है, लेकिन आप रेगुलरली क्लास, हाँ क्या करना ठीक रहेगा, ये करना ठीक रहेगा। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं लेकिन आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम के लिए, फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैकग्राउंड बट आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम के लिए, तो लाइव बैचेज में मैं पूरा सिस्टमेटिकली लिख के, मैंने अपने बाकायदा हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं उनसे मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ, और वही वाली PDFs आप लोग को मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो अगर ऐसा है कि इस एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चंस का जो 40 क्वेश्चन जो फूड साइंस के आपको वो अच्छे से करने हैं, 160 मार्क्स को ग्रैब करना ही है, तो आप कंप्लीट बैच ज्वाइन कर लो ये कूपन कोड लगा के, ताकि ये जो आपकी क्वेरीज है, मतलब आपका जो ये डर है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ यूट्यूब पे तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ टर्मिनोलॉजीज करा रही हूँ ऑन योर डिमांड गाइस। ठीक है, अब ICDS की फुल फॉर्म आप लोगों ने मुझे बताई थी, आई थिंक नहीं बताई थी, ICDS की फुल फॉर्म बता दो जल्दी से। और आपको रेगुलरली नोट्स मिल जा रहे हैं एग्रीकल्चरल अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट फर्स्ट, यस कंसेप्ट को ही तो एक्सप्लेन कर रही हूँ काव्यानी, कंसेप्ट के बाद ही तो सारी चीज़ें हम लोग मूव कर रहे हैं, कंसेप्ट के बाद ही सारी चीज़ें मूव कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रोग्राम को डेवलप किया गया है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ओके, अब इसका पार्ट, इस पूरे जो यहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, जो भी सर्विसेज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर प्रोवाइड की जाती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर प्रोवाइड की जाती है, इनमें से कौन सी चीज़ उसके अंदर शामिल नहीं है। तो जब भी आप इसकी बात करते हैं, ये आपको न्यूट्रिशनल मील्स यानी कि मिड डे मील्स प्रोवाइड करता है, प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी हेल्थ केयर्स प्रोवाइड करता है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है, साथ में हेल्थ चेकअप्स और रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करता है 6 साल से कम उम्र के बच्चों को। जो आंगनवाड़ी नियर प्लेसेस पे आपके ओपन आप लोगों ने देखी होगी, जहाँ पे 6 साल से कम उम्र के बच्चे का सारा चेकअप होता है, उसके न्यूट्रिशनल जो मील्स वो ले रहा है वो पूरा चेकआउट होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती है। फर्स्ट थिंग ये आप लोग याद रखेंगे, फॉर्मल एजुकेशन के लिए आप बाद में स्कूल्स जाते हो, फॉर्मल एजुकेशन आपके स्कूल से ही तो शुरू होती है। प्री स्कूल, स्कूल जाने से पहले जो एजुकेशन आपको मिल रही है, मेडिकल रेफरल सर्विसेज मिल रही है, पीरियोडिक हेल्थ चेकिंग्स मिल रही है और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, तो ये आपके ऑप्शंस हैं जो इसके पैकेज सर्विसेज में आते हैं। दिस वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैकेज सर्विसेज। ओके, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर ये रहा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईटिंग डिसऑर्डर। ओके, ईटिंग डिसऑर्डर्स कॉमन विद ऑल, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर्स आप लोग फील करते हो कैसे। अभी ईटिंग डिसऑर्डर जो यहाँ पर मेंशन किए हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द ईटिंग डिसऑर्डर्स जो यहाँ पर मेंशन किए हैं। सबसे पहले तो एनोरेक्सिया नर्वोसा देख लेते हैं। देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में आपको क्या लगता है, हमेशा देखो ध्यान से इन डिसऑर्डर्स के बारे में सुन लेना क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं, ठीक है। जो जिस भी पर्सन को ऐसा करके एनोक्सिया नर्वोसा, यानी कि ये आपका न्यूरल सिस्टम, आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो आपके थॉट प्रोसेस जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। बस आपकी थॉट प्रोसेस इन्फ्लुएंस हो जाती है इस डिसऑर्डर के अंदर। और वो थॉट प्रोसेस कैसे इन्फ्लुएंस हो जाती है, आपको हमेशा डर रहता है कि मे बी आप वेट गेन कर लो, क्या पता आप एक्सेस में वेट गेन कर लो, आपको हमेशा ये डर रहता है। इसकी वजह से आप खाने से पहले 50 बार सोचते हो कि हाउ टू ईट, कैसे खाना है, एंड व्हाट टू ईट, और क्या खाना है। तो इस तरह के डिसऑर्डर को, इस तरह के विकार को एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है बेटा, कुछ पर्सन होते हैं वो कुछ खा तो लेते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि इसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा हो गई, तो उसको बार बार
वॉमिट आउट करना, ठीक है, या फिर ज़्यादा फोकस करना फास्टिंग के ऊपर, ज़्यादा फोकस करना फास्टिंग के ऊपर, फास्टिंग कर लिया, कुछ ऐसा हल्का फुल्का खा लिया और अपनी डाइट पर, अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं करते हैं, तो इस तरह के डिसऑर्डर को बुलीमिया डिसऑर्डर, अपने आप को बुली कर रहे हो आप, ठीक है। याद करने का तरीका देख लो, अपने आप को बुली कर रहे हो, अपने आप को ही परेशान कर रहे हो, ठीक है। आप फास्टिंग कर लेते हो, खुद अगर कुछ एक्स्ट्रा खा लिया है, आज चीट डाइट, अपनी डाइट को थोड़ा चीट कर दिया, अगर आपने मतलब बाहर की कोई चीज़ें खा ली हैं, तो यू विल फील लाइक गिल्टी, ठीक है, आपको खुद पे गिल्टी फील होता है। तो दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज बुलिमिया डिसऑर्डर। और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हो और फिर इसको वॉमिट आउट, ठीक है, वॉमिट आउट करने में लगते हो कि हाँ भाई चला गया था पेट में जितना जाना था, अब मैं इसको बाहर प्यूक आउट कर देता हूँ। तो दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज बिंज। हमेशा आपको ऐसा लगता है कि उकलाई, वॉमिटिंग आ रही है, नोजिया जैसा फील होता है, ठीक है, नोजिया जैसा हर वक्त पे फील होता है कि फुल फिल हो गया है, ज़्यादा भर गया है, एक एक इंच भी अगर आपके स्टमक का बाहर होता है, यू फील लाइक ज़्यादा मोटे तो नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज द डिसऑर्डर। यहाँ पे एंजाइटी डिसऑर्डर इसके अंदर नहीं आता है। एंजाइटी डिसऑर्डर इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो दिस इज द ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर। ये आपका ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर है, ये आपका ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर। यस, ये सभी ऑलरेडी इस वीडियोस हैं आप लोग के सामने स्क्रीन पर। हाँ, टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए हैं। बैच कैसे खरीदेंगे मैम? बैच के लिए आपको अड्डा 247 की ऐप को विजिट करना है और वहाँ पर आपको सर्च बार में FSSAI टाइप करना है, तो यू विल फाइंड द बैचेस, जो बैचेस वहाँ पर हैं, और फिर आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे व्यू ऑफर्स में जाकर, वहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ बैच मिल जाएगा। ये क्वेरीज हम थोड़ी देर में क्लियर करें, अभी इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ओके, ये सब चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन हो गई है। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन हेयर। यस, बुलीमिया में तृप्ति शाखा बुलीमिया, जिसको भी बुलीमिया हो जाता है, ये एक सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें आप अवॉइड वेट गेन, ठीक है, आप ना एक्सेस में क्या हो जाता है कि कब आपने अवॉइड करना है वो तो आपको नहीं पता होता, लेकिन जब आप इस चीज़ को मतलब इसमें आपको क्या होता है, आप खुद को बुली करते हो, या तो कुछ फास्टिंग करके, आपको हमेशा ये डर रहता है कि आप वेट गेन तो नहीं कर रहे हो, और मार्क बाय बाइजिंग फॉलोड बाय मैथड टू अवॉइड वेट गेन, और आप फिर वेट गेन के मैथड्स अवॉइड करते हो। देखो, आपने खाना पूरा खा लिया कि बाहर आपने ये भी खा लिया वो भी खा लिया, उसके बाद वेट गेन ना हो, तो इसलिए आप क्या करते हो, अपने आप को चीट कर, अपने आप को मतलब दंड देते हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम अपने लिए, कोई पनिशमेंट सोचते हो, दैट इज बुलिमिया। ओके, क्वेश्चंस आपके एग्जाम आपका बायलिंगुअल होगा, लेकिन आप एक बात सोचेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है फूड साइंस है, जैसे FSSAI का जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, ये मेजर सब्जेक्ट्स में टर्मिनोलॉजी सेम होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेशन हो जाता है तुरंत के तुरंत, तो यू पीपल गेट कंफ्यूज, क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे टर्म्स हो जाते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हॉर्मोन्स हेल्प इन सिंथेसाइज एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी के बाद, यानी कि पार्टुरेशन प्रोसेस के बाद, पार्टुरेशन प्रोसेस के बाद इनमें से वे कौन से हार्मोन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन। साक्षी पांडे ध्यान से देख लो। हाँ, यस, अंजलि मिश्रा क्वेश्चंस पे ध्यान दे लो बेटा, अंजलि मिश्रा क्वेश्चंस पे ध्यान दे लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, मैं आप लोग को देख पा रही हूँ कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, यू पीपल आर डूइंग। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा है भाई, और जो बच्चे मेरे साथ यहाँ कनेक्ट कर पा रहे हैं, इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, एक बार आप लोग लाइक करो जल्दी से सेशन को। ए इज अ राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में ये पूछा है, हेल्प इन सिंथेसाइज एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद मिल्क के इजेक्शन में, ठीक है, डिलीवरी के बाद मिल्क के इजेक्शन में एंड सिंथेसाइज में, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो रिस्पोंड करता है? प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, यही हार्मोन होते हैं जो आपका मिल्क फॉर्मेशन में, मिल्क रिलीज में हेल्प करते हैं। ओके, मिल्क रिलीज में और मिल्क फॉर्मेशन में यही वो हार्मोन्स हैं तो हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, उसी के बाद क्वेश्चंस का आंसर मार्क करो।
वेट अ सेकेंड, आई एम फिनिशिंग। ओके, तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। इस पीडीएफ्स अवेलेबल होते हैं एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल पर। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज, एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं इस एग्जाम को लेकर, इन सभी क्लासेस को लेकर। रेगुलरली क्लासेस में इतनी क्वेरीज नहीं होती जितनी क्वेरीज इस क्लास में होती हैं। तो देखो भाई ध्यान से, जो एक बात मैं यहाँ पर बता रही हूँ बेटा, क्वेरीज के चक्कर में आप लोग के क्वेश्चन कम हो पाते हैं, मानते हो इस बात को। रेगुलरली क्वेश्चंस का सेट होता है 20 क्वेश्चंस का, बट क्वेरीज आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से क्लास ओवर होने का टाइम हो जाता है और क्वेश्चंस कम ही प्रैक्टिस हो पाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेशन में ये बताओ कि क्वेरीज को कहाँ क्लियर करूँ मैं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि जो एग्जाम रिलेटेड आप लोग की क्वेरीज है, यू पीपल आर सो मच कंसर्न्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम, क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है फूड साइंस वाला सेशन का। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ जो रेगुलरली यहाँ पर क्लास अटेंड करते हैं, प्लीज़ आप लोग क्वेरीज के लिए कोई एक मुझे मेथड सजेस्ट करे कि क्वेरीज को मैं कहाँ आकर आप लोग के सामने क्लियर करूँ, या फिर आप लोग के लिए एक छोटा सा सेशन लेकर आऊँ जिसमें हम सिर्फ क्वेरीज को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं, इनको क्लियर करना तो बनता ही है। इनको अगर क्लियर नहीं करेंगे तो व्हाट विल यू डू इन एग्जाम। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस, कमेंट सेशन में आप एक मुझे फीडबैक की तरह से बताइए कि क्वेरीज को कहाँ क्लियर किया जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, वही तो क्वेश्चंस के बीच में सारा डिस्कशंस आप लोग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो इसी वजह से कोई मेथड बताओ जिससे मतलब क्वेश्चंस का डिस्कशन ओवर हो जाए, उसके बाद 5-10 मिनट्स। तो यही चीज़ होती है। अब एक बात सुनो, यही चीज़ होती है लाइव बैचेस में। लाइव बैचेस में डिस्कशन के लिए बाद के 10 मिनट्स हो जाते हैं, 1.5 आवर की क्लास हो गई, बाद के आधे घंटे, बाद के 5-10 मिनट में होगा डिस्कशन। वहाँ ऐसे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ यही चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। अभी मेरी एक लाइव बैच है, उसमें यही चीज़ें होंगी। बच्चों के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन बाद में होगा, पहले डिस्कशन होगा, सिर्फ टॉपिक डिस्कशन होगा। तो यही चीज़ें होती हैं। कमेंट्स वो ब्लॉक सभी जो अलग, एक सेकंड सुनो, कमेंट्स आपके क्वेरीज वाले कमेंट्स को तो ब्लॉक नहीं कर सकते हैं ना बेटा, क्वेरीज वाले कमेंट्स को ब्लॉक नहीं कर सकते। आज बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी, ठीक है, आज इतनी ज़्यादा क्वेरीज थी, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, इसके लिए मैं दूसरा सेशन करूँगी आप लोग के लिए, ठीक है। ओके, रहबर अब्बास, देखो तो जो आप लोग का जो 4 बजे वाला सेशन मैंने प्लान किया है, एक बार देख लेते हैं। जो 4 बजे वाला सेशन मैंने आप लोग के लिए प्लान किया है, अब देखो एक बार क्या चीज़ें हैं आप लोग की क्लासेस का फिलहाल जो एट प्रेजेंट चल रहा है। मॉर्निंग में 9 AM to 10 AM, तो ये आपका हम आज जैसे हमने PYQs करा था, PYQs ज़्यादा हो नहीं पाए तो PYQs ही करेंगे। उसके बाद जो 4 PM पे आज जो सेशन हो रहा है उसमें तो हम मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। हाफ आवर का ये जो सेशन होगा यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट कल से मैं क्या करूँगी आप लोगों के लिए कि 4 PM पे एक दिन क्वेरीज हम लोग कर लेंगे विद टर्मिनोलॉजिस्ट, ओके, टर्म्स करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वाले और साथ में ही क्वेरीज डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हम लोग प्रैक्टिस कर पाए, पर जितना हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। एंजाइम्स के बारे में डिस्कशन हो गया, एंजाइम्स के बारे में क्लियरेंस हो गया, और साथ में आपको ये मैलेट, पायरुवेट और आपका फेरमेट और सिट्रेट का स्ट्रक्चर पता लग गया। तो ये चीज़ें आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में ज़्यादा टाइम बिल्कुल वही मैं बोल रही हूँ, डिस्कशंस पे ज़्यादा आप, तभी मैं बोल रही हूँ कि सीरियस स्टूडेंट्स जो एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, सारे की सारी चीज़ें आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। प्लीज़ क्लास से पहले उनके थ्रू गो थ्रू हो जाया करो कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। सब वीडियोस आप लोग के लिए यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिए, सर ने प्रोवाइड कर दिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियोस हैं, सिलेबस की वीडियोस हैं। प्लीज़ उनके थ्रू गो थ्रू होके तभी क्लास को एक बार अटेंड करें, ताकि क्लास में डिस्कशन में ज़्यादा टाइम ना लगे। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और बैचेस के लिए Y344 कूपन कोड लगाना, ठीक है। जो बैचेस की आपकी क्वेरीज हैं वो आप यहाँ से ऐसे अवेल कर सकते हैं।